नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम इंटरव्यू की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होता है। ये किसी राज्य विशेष में लगाया जाता है और अलग अलग प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें सामान्यतः देखा जाता है कि अगर वहाँ पर किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए उस कंडीशन में, या केंद्र के जो निर्देश हैं उनको मानने से अगर मना कर दे राज्य, तो उन कंडीशंस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके अलावा भी कभी कभी जैसे किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो और सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो कोई दल, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन सामान्यतः लगाए जाते हैं। हालांकि बहुत सारे आयोग बने, जैसे सरकारी आयोग बना, उसके बाद पुंछी आयोग बना। उन सभी आयोगों ने एक सुर में यही कहा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो एक अंतिम हथियार के तौर पे यूज होना चाहिए और इसका न्यूनतम यूज किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है और इसके अंदर बार बार राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप का जो मामला है वो केंद्र के द्वारा देखा गया है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इस टॉपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हाल ही में थोड़े दिन पहले आपको पता है मणिपुर में जो हिंसा हुई उससे जुड़ी हुई ये घटना थी, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन। देखो, मणिपुर में राष्ट्रपति के शासन के विस्तार ने पूरे भारत में अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इसमें आरोप है न केवल राज्य लोकतंत्र को निलंबित करता है बल्कि राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता को भी फिर से शुरू करता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। आइए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है ये संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का संवैधानिक आधार क्या क्या है। तो देखो, 3 संवैधानिक आधार है, 355, 356 और 365। ये आपको पता होने चाहिए। आपको कभी ये भी पूछ सकता है कि 356 और 65 में क्या अंतर है। ऑलरेडी RS मेंस में ये सवाल पूछा हुआ है ना। उसके अलावा आपको पूछ सकता है कि 355 और 356, ऐसे करके आपको तीनों के बारे में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। तो अनुच्छेद 355 क्या कहता है, केंद्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें। कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार को ये लग जाए कि राज्य जो है अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे अनुच्छेद 355 को आधार बना करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक केस तो हो गया ये। केस 1 क्या हो गया कि भाई कर्तव्य जो है उनका पालन संविधान के अनुसार नहीं किया जा रहा है राज्य के द्वारा, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। दूसरा है अनुच्छेद 356। यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है, यानी कि वहां पर जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक तंत्र है, वो अगर विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मान लो राजस्थान का एग्जाम्पल ले ले। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री है और उसके पास में मान लो 105 विधायक हैं और वो CM है, अब इनमें से कुछ 10 विधायक जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी में तो शामिल हो नहीं सकते, तब तो उनकी जो है सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। मान लो इस्तीफा दे देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी और संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाएगा। ऐसे केस में हालांकि पहले मौका दिया जाता है कि आप अपना जो शक्ति परीक्षण करें और फ्लोर टेस्ट करें। अगर उसमें भी आप विफल हो जाते हैं तो फिर क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 365। देखो, 356 और 365 भी दिखने में काफ़ी मिले जुले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अनुच्छेद 356 अलग चीज़ होती है, अनुच्छेद 365 अलग चीज़ होती है। अनुच्छेद 365 बोलता है कि यदि कोई राज्य केंद्रीय निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति कार्रवाई
कर सकते हैं। मान लो केंद्र सरकार ने बोला कि आपको SGST के तहत इतना % जो है टैक्स देना है, इतना % या इतना रेवेन्यू जमा करवाना है, और राज्य उसको मना कर दे कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में अनुच्छेद 365 के तहत क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आशा करता हूँ तीनों चीज़ें आपके समझ में आई होगी। 355 का मतलब क्या है, 355 को कर्तव्य से जोड़ दो आप सीधा, 356 को आप जोड़ दो संवैधानिक तंत्र से, और 365 को आप जोड़ दो कि निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, राज्य सरकार और विधानसभा का इसके अंदर क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है, और राज्य को केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रख लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हो गया कि जो भी सरकार है, मान लो अभी राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो वो सरकार है वो क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी, और विधानसभा भी क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। हालांकि जो MLA है वो MLA रहेंगे, लेकिन विधानसभा के कोई सत्र नहीं होंगे और ना ही सरकार के द्वारा कोई निर्णय होंगे। सारे के सारे जो डिसीजन होंगे वो कहाँ से होंगे, अब केंद्र सरकार से होंगे। इसको राज्य आपातकाल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल बोला जाता है, ठीक है। यह तब लागू होता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी अनुच्छेद 356, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करते हैं कि भाई आप जो घोषणा के जो आधार होते हैं वो कैसे कैसे घोषणा कौन कर सकता है, क्या राज्यपाल कर सकता है या राष्ट्रपति करते हैं, कैसे करते हैं वही देखते हैं। चलिए, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक रूप से जारी नहीं रह सकता तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक ऑप्शन तो हो गया ये, राष्ट्रपति खुद ही डिसाइड कर ले। दूसरा ऑप्शन होता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट, यह राज्यपाल की रिपोर्ट अन्य सूचनाओं या राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित हो सकती है, ठीक है। या तो राज्यपाल रिपोर्ट भेज दे केंद्र में कि भाई जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है और यहाँ पर जो है अभी जो संवैधानिक रूप से जो सरकार है वो काम नहीं कर सकती, उस केस में क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तीसरा है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो घोषणा के 3 आधार हो गए, सेम वही आधार हो गए जो हमने संवैधानिक आधार पढ़े लगाने के, वही घोषणा के भी आधार हो गए। अब देखते हैं संसदीय अनुमोदन, कि किसी भी राज्य में अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो क्या उसका संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है या नहीं है। तो संसद के द्वारा बिल्कुल अनुमोदन 100% आवश्यक है। घोषणा को दोनों सदनों द्वारा कितने दिन में, 2 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमोदन करना पड़ेगा। अब मान लो कि केंद्र में सरकार है ही नहीं, ठीक है, अगर केंद्र में हमारी लोकसभा ऑलरेडी भंग है, उस केस में क्या होगा, देखो यदि लोकसभा भंग है तो घोषणा तब तक जारी रहती है जब तक कि राज्यसभा इसको अनुमोदित कर दे और लोकसभा पुनः सत्र में नहीं आ जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यसभा उसका अनुमोदन कर सकती है, और जब तक लोकसभा वापस सत्र में नहीं आ जाएगी तब तक वो चलता रहेगा, और लोकसभा जैसे सत्र में आएगी फिर उसका लोकसभा से भी अनुमोदन करवाना पड़ेगा। अनुमोदन या विस्तार के लिए सरकार बहुमत और मतदान करने वालों के, मतलब सदस्यों का जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो हैं उसके बहुमत के आधार पर यह निर्णय किया जाता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। जो उपस्थित है और उपस्थित जो लोग हैं वो मतदान करेंगे, वहाँ पर आपका बहुमत होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 1 मिनट पॉज करना। अब चलते हैं अवधि पे। तो मैंने जैसे कि बताया, प्रारंभिक रूप से 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन के साथ में क्या कर सकते हैं, इसको 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 महीने का आप लगा सकते हैं, हर बार 6 महीने लगाएंगे, फिर संसद का अनुमोदन होगा, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे, और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते आप अप टू कितने साल तक ले जा सकते हैं, इसको 3 वर्ष तक ही ले जा सकते हैं। क्या 3 वर्ष से ज़्यादा भी संभव है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, आपको पता है, जब इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। उन परिवर्तनों को मतलब वापस बैक करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसमें क्या बोला गया 44वें संविधान संशोधन में, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या चुनाव कराने की कंडीशन नहीं है, यानी कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो 1 वर्ष से अधिक विस्तार की अनुमति है। कहने का मतलब ये है कि पहले राष्ट्रपति शासन आप 1 साल तक लगा सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में आप उसको 1 वर्ष से अधिक, लगभग मतलब टोटल 3 साल की अवधि तक लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं रद्दीकरण की, कि इसको रद्द कब कैसे कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। इसमें जो मंत्री परिषद होती है उसका निर्णय होता है कि राष्ट्रपति शासन को हटा दे या नहीं हटाए। ठीक है, अब आ गया कुछ आगे कार्यकारी अधिकार। राष्ट्रपति राज्यों के कार्यों पर जो है नियंत्रण ग्रहण कर लेते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कार्यकारी रूप से राष्ट्रपति के पास पूरा का पूरा पावर आ जाता है, और जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से काम करते हैं, और मुख्य सचिव और नियुक्ति सलाहकारों के सहयोग से। यानी ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो डायरेक्ट जो है राज्यपाल और जो उस राज्य के मुख्य सचिव होंगे वो मिलकर के राज्य का शासन चलाते हैं। ठीक है, फिर है विधानमंडलीय अधिकार। राज्य विधानमंडल निलंबित या भंग किया जा सकता है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। संसद कानून बनाने का अधिकार संभालती है। इसके तहत क्या है कि जो राज्य है, अनुच्छेद 357 के तहत राज्यों के लिए जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो भी किसके पास आ जाती है, संसद के पास में आ जाती है। ठीक है, और ये इससे राष्ट्रपति या निर्धारित निकाय को सौंपती है। इस अवधि में बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं जब तक कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा रद्द न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा और उस दौरान कुछ ऐसे कानून पास कर दिए गए जो बाद में चुन करके दूसरी जो सरकार आई उसको वो स्वीकार्य नहीं है, तो वो अपने विधानमंडल में अनुमोदन के द्वारा उनको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। लेकिन जब तक रद्द नहीं करेंगे वो सामान्य कानून की तरह ही लागू होंगे। यहाँ तक की चीज़ें आशा करता हूँ समझ में आई होंगी आपको। फिर वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो राज्य का जो संयुक्त कोष होता है, वही हमारी जो 2 तरह की निधियाँ होती हैं, आकस्मिक निधि और हमारी जो संचित निधि होती है, उस पर भी किसका नियंत्रण हो जाता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। और ऐसा व्यय जो है बाद में संसद के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन जरूरी होता है, उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से धन खर्च कर रहे हैं तो उसका भी संसद के द्वारा अनुमोदन जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों पर भी कुछ फर्क पड़ता है क्या राष्ट्रपति शासन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं करता है। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जब यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तब जो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उनको निलंबित किया जा सकता है, और उसके लिए अलग से आदेश पारित करना पड़ता है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने मात्र से अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं वो निलंबित नहीं होती, उसके लिए अलग से फिर आदेश पारित किया जाता है और अन्य अधिकार सीमित हो जाते हैं। लेकिन कौन कौन से सीमित नहीं होते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ न्यायिक निर्णय आए हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर के, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है, काफ़ी फेमस है, SR बॉम्बई वाद। ठीक है, SR बॉम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। इन्होंने अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा की और इन्होंने बोला कि जो अनुच्छेद 356 के तहत जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये SR बॉम्बई वाद में कहा गया। राज्य सरकार को भंग करने के लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है।
ठीक है, आप राजभवन में बैठ करके और राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकते। अगर राज्य सरकार अल्पमत में है तो वो फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। ये आया SR बॉम्बई वाद में। उसके बाद एक केस आया 2005 का सर्बानंद सोनोवाल केस। इसमें अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र के कर्तव्य को बल दिया गया ताकि राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाया जा सके। इसमें यह बताया गया कि जिस प्रकार अनुच्छेद 300, हमने तीन की बात की, 355, 356 और 365। 355 में हमने किसकी बात की थी? कर्तव्य वाली बात की थी। तो उसी कर्तव्य वाली बात को ये बोल रहे हैं कि इसमें केंद्र के कर्तव्यों पर बल दिया गया, केंद्र सरकार को पावर दी गई कि अगर आंतरिक अशांति है या बाहरी आक्रमण है, जैसे हमारे बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर बार बार, अभी आपको पता है मणिपुर में बार बार हिंसा हमें देखने को मिलती है ना। तो ऐसे स्टेट्स के लिए जो है केंद्र सरकार को पावर दिया गया और सर्बानंद सोनोवाल केस में ये निर्णय हुआ। उसके बाद एक और केस आया 2006 में, रामेश्वर प्रसाद केस। ठीक है, इसमें भी यही बात बोली गई कि बिना फ्लोर टेस्ट के विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता और उन्होंने भी अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग की आलोचना की। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई है कि जब इंदिरा गांधी का टाइम आया तो उन्होंने जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने भी जहाँ पर जो मतलब जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यानी एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हुए। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न हो गई। बिना संशोधन के किसी राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम निरंतर अवधि कितनी है? 3 वर्ष है, यानी 3 वर्ष तक आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगाना है तो आपको संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी। राज्यपाल की विवेकी रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब मान लो राज्यपाल साहब ने एक चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति जी को कि साहब यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये मेरा विवेक कह रहा है, तो उनकी जो विवेकी रिपोर्ट है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून नए राज्य सरकार के निर्वाचन के बाद मान्य भी रख सकते हैं उनको और रद्द भी किया जा सकता है। दोनों ही केस हैं, अगर वो राज्य सरकार चाहे तो उन कानूनों को रद्द कर सकती है और वो चाहे तो उनको बनाए रख सकती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको फटाफट एक बार ना थोड़ा सा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति शासन का विवाद क्रमवार हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की अनुच्छेद 356 की। यदि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? संविधान के अनुसार शासन को बहाल करना। इसको संविधान का आपातकालीन प्रावधान कहा है। और जो संविधानविद थे उस समय उन्होंने यही कहा था कि ये इसका जो उपयोग है ये एक लास्ट हथियार के रूप में किया जाएगा। उसके बाद में इसका सबसे पहला उपयोग किया गया 1959 में, 1959 में। कहाँ पर किया गया? केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, और तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार को राजनीतिक कारणों से हटाया गया। हम लोग बात कर रहे हैं 356 की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इससे पहले तो राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया जा चुका था, तो हम संवैधानिक तंत्र वाला जो राष्ट्रपति शासन है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम टाइम से बढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो चुनौती, क्योंकि 1959 तक क्या था कि सभी राज्यों में और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कहीं पर संवैधानिक तंत्र के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत पड़े। तो पहला उपयोग 1959 में केरल में हुआ। यहाँ से जो विवाद की शुरुआत हुई उसी के बाद से अनुच्छेद जो 356 है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद जो समय आया 1967 से लेकर के और 1977 का, ये इंदिरा गांधी का दौर था। तो इसमें राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। कई राज्यों में सरकारें बदली, कई गठबंधन भी टूटे। केंद्र सरकार ने कई बार विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। इस समय इसको केंद्र के हथियार के रूप में देखा जाने लगा 1967 से और 1977 के बीच में। अब 1977 में क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार ने क्या किया?
जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों को क्या कर दिया, भंग कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई 1977 में। क्या 1977 से 80 तक रहे ये, तो 1977 में इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के जो सरकारें थी उन सब का वहाँ पे क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है। अब आ गई 1980 और 1980 में क्या हुआ, फिर से क्या हो गई, कांग्रेस की सरकार आ गई और 1980 में कांग्रेस जब वापस आई तो उन्होंने जनता पार्टी के शासित राज्यों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और 1980 में क्या हुआ, इसका बिल्कुल बदला लिया गया। क्या लिया गया, बदला लिया गया। ठीक है। तो इसी के तहत हम लोग, हमारा राजस्थान भी लपेटे में आया और हमारे यहाँ पर भी क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 में, 1977 में, 1990 में और 1992 में। ठीक है, सॉरी 1967, 1977, 1980 और 1992। ठीक है। तो इस तरह से 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। फिर आया 1980 से और 1990 का दौर, जो केंद्रीय स्तर पर भी जो है राजनीतिक उठापटक काफ़ी ज़्यादा रही। बहुत सारे प्रधानमंत्री हमने उस दौर में देखे और सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग हुआ राष्ट्रपति शासन का वो इस पीरियड में हुआ 1980 से 1990। लगभग हर बार केंद्र सरकार बदलने पर विरोधी दलों के राज्यों में राष्ट्रपति शासन, मतलब फिर इन्होंने इसको प्रैक्टिस में ले आए कि जैसे ही सरकार बदलेगी तो हम जहाँ जहाँ पर राज्यों में सरकारें हैं उनको हटा करके और वहाँ पर केंद्र मतलब जो है राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इन 10 साल के पीरियड में 90 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ और इसको संघीय ढांचे की आत्मा पर क्या माना गया, प्रहार माना गया। आप आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले कहानी 1959 में शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी से, उसके बाद 1967 से लेकर 77 तक का पीरियड था इंदिरा गांधी का। उस टाइम इसका काफ़ी बार प्रयोग हुआ। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ उसका 1980 से 90 के बीच में 90 से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद में एक रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का गठन किया गया और 1988 में इस आयोग ने क्या कहा, देखिए, अनुच्छेद 356 अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, पहले राज्यपाल और केंद्र को सभी संवैधानिक विकल्पों का उपयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो लास्ट विकल्प होता है वो राष्ट्रपति शासन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। फिर है, राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। और आपको पता है मैक्सिमम जो प्रयोग हुआ वो इसी के आधार पे हुआ कि राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद में आ गया 1992। आपको पता है जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ 1992 में, तो बाबरी विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने 5 भाजपा शासित राज्यों में, जिसमें से एक हमारा राजस्थान भी था, वहाँ की सरकारें क्या कर दी, भंग कर दी। इसे भी राजनीतिक कदम माना गया और इससे विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में। 1994 में ऑलरेडी आपको मैंने बताया SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहोगे जहाँ चाहोगे राष्ट्रपति शासन लगा दोगे। आपको न्यायालय में इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि आपने ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया। दूसरी बात क्या बोली इस मामले में कि बहुमत परीक्षण विधानसभा के भीतर ही होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात बोली कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अपवाद स्वरूप होना चाहिए और इस फैसले को संघीय ढांचे की रक्षा में मील का पत्थर माना गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस निर्णय के बाद में तो राष्ट्रपति शासन है वो लगाने का जो संख्या है वो बहुत ड्रास्टिकली एकदम कम हो गई। आप सोचो 10 साल में 90 बार लगा दिया गया 1980 से 90 के बीच में, लेकिन इस निर्णय के बाद बहुत ही कम बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में एक और आयोग आया, वो था MM पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भी वही सिफारिशों को वापस दोहराया। इन्होंने सरकारी आयोग की सिफारिशों को वापस दोहराया। इन्होंने राज्यपाल की निष्पक्ष भूमिका पर बल दिया और इन्होंने बोला कि राज्यपाल का जो एक तो कार्यकाल है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहे। राजनीतिक रूप से जो है तटस्थ व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो उच्च संवैधानिक पद हैं
उनको सुशोभित किए हुए व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस तरह की सिफारिश इन्होंने की थी और इन्होंने लास्ट में कहा कि केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, और पुंछी आयोग ने ये चीज़ें कही। अब हाल ही के उदाहरण देखें तो 2010 के बाद में अगर देखें तो 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने दोनों मामलों में राज्य सरकार को क्या कर दिया, बहाल कर दिया, और जो बॉम्बई SR बॉम्बई वाद थी, वाद में जो निर्णय दिया गया था उसकी वापस से पुष्टि की। यानी कि अब आप अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, न्यायिक रूप से उसकी समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में दोनों जगह 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद दोनों जगह से राष्ट्रपति शासन वापस हुआ और वहाँ की जो सरकारें थी वो वापस बहाल हुई। यह दर्शाता है कि अब न्यायपालिका इस प्रावधान की सख्त निगरानी कर रही है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति देखें, अगर 2020 से लेकर के और 2025 तक देखें तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत सीमित और सावधानी पूर्वक होता है। अगर मणिपुर केस में देखें तो उसके अलावा हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि राष्ट्रपति शासन का कहीं प्रयोग हुआ है। मणिपुर में आपको पता है बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, जो वहाँ पे जो मैतेई जो एक जाति है उसको ST में शामिल करने को लेकर बहुत ज़्यादा हिंसक वहाँ पे घटनाएं हुई, और जब स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई तब जाके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात की गई। ठीक है, राजनीतिक विवाद भी कम हुए हैं, पर राज्यपालों की रिपोर्ट की निष्पक्षता अब भी चर्चा का विषय है। उसके अलावा आपको पता ही होगा तमिलनाडु के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि वहाँ के राज्यपाल किस तरह से जो बिल थे उनको पास नहीं कर रहे थे, तो उसको लेकर के भी निर्णय जो आया था उसके बारे में भी कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति शासन एक अपवादात्मक स्थिति है, अपवाद के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए, और इसका इतिहास बनाता है कि इसका राजनीतिक रूप से काफ़ी बार दुरुपयोग हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में बहुत ही लिमिटेड रूप से इसका प्रयोग, हालांकि 1994 के SR बॉम्बई वाद के बाद ही धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कम हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में काफ़ी सोच समझ करके और इसको यूज किया गया है। और आज ये क्या है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसकी जो बैलेंस जो है हमारा, उसकी परीक्षा का ये प्रतीक बन चुका है। तो आशा करता हूँ एक छोटी सी क्लास थी राष्ट्रपति शासन की जो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।